तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर में गहराई से गोता लगाते हैं। हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारी कल्पना की सारी सीमाओं को पार कर जाएगी। हम सीधे 13.8 अरब साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे अविश्वसनीय समय में जहां हम बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे आज का ये इतना विशाल, इतना जटिल ब्रह्मांड और हमारी अपनी पृथ्वी अस्तित्व में आई। सच कहूं तो ये कोई आम कहानी नहीं है, ये हमारे अपने वजूद की, विज्ञान की सबसे शानदार और माइंड बेंडिंग कहानी है। अब यहां हमें थोड़ा रुककर एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचना होगा। ये सवाल ही अपने आप में दिमाग को पूरी तरह से घुमा देने वाला है। समय के शुरू होने से पहले आखिर क्या था? हम अक्सर सोचते हैं कि कोई चीज कब हुई, लेकिन क्या हो अगर कब यानी समय का ही कोई वजूद न हो? ये पूर्ण शून्यता की स्थिति थी। जब हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, तो हमारा मतलब सचमुच बिल्कुल कुछ भी नहीं से है। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई समय नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई मैटर नहीं। हमारी फिजिक्स के जो नियम आज हम जानते हैं वे इस स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी यानी एकात्मकता की अवस्था में तो बिल्कुल काम ही नहीं करते थे। भविष्य में जो कुछ भी ब्रह्मांड बनने वाला था वो सब एक अकल्पनीय रूप से छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। और वहां क्या था? बस अनंत तापमान, इतनी ज्यादा सघनता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और सुपर ग्रेविटी, मतलब एक ऐसा बल जो हर चीज को इतनी भयानक ताकत से अंदर खींच रहा था कि उसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता था। और फिर आज से ठीक 13.8 अरब साल पहले वो अकल्पनीय रूप से सघन और गर्म बिंदु अचानक फट पड़ा। एक ऐसा महाविस्फोट जिसने हर एक चीज को बाहर की तरफ धकेल दिया। इसी एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड का बीज बोया। और ध्यान रहे, ये कोई मामूली धमाका नहीं था, बल्कि ये खुद स्पेस और समय का एक ही पल में जन्म था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वो ब्लास्ट हुआ क्यों? सच बताया जाए तो इसका एकदम सटीक कारण आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन वैज्ञानिक जिस सबसे संभावित कारण की तरफ इशारा करते हैं वो है क्वांटम फ्लक्चुएशन। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो उस अत्यधिक दबाव वाले बिंदु के अंदर ऊर्जा के स्तर में कुछ बहुत ही अचानक और अप्रत्याशित बदलाव हुए। उसका बैलेंस बिगड़ा, वो अपने ही उस अनंत ऊर्जा को संभाल नहीं पाया और उसका नतीजा बिग बैंग। इस धमाके के तुरंत बाद का घटनाक्रम इतना तेज था कि पलक झपकने का समय भी इसके सामने सदियों जैसा लगे। धमाके के बाद 10⁻⁻35 सेकंड में ब्रह्मांड तेजी से फैला और थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर 10⁻⁻6 सेकंड आते आते ये इतना ठंडा हो गया कि ब्रह्मांड के सबसे पहले कण वजूद में आ गए, क्वार्क और एंटी क्वार्क। और धमाके के ठीक 1 सेकंड बाद इन कणों ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना लिए। मतलब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड ने अपनी पूरी नींव तैयार कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। जैसे जैसे तापमान और नीचे गिरता गया, ये छोटे कण एक बहुत ही तार्किक क्रम में आपस में जुड़ने लगे। पहले उपपरमाणविक क्वार्क जुड़े तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, और फिर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जुड़ने से बना ब्रह्मांड का सबसे पहला परमाणु, हाइड्रोजन। जी हां, ब्रह्मांड की सबसे हल्की और आज तक की सबसे प्रचुर गैस। यही वो पहली ईंट थी जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की इतनी विशाल इमारत खड़ी होनी थी। और क्या ये जानना दिलचस्प नहीं है कि वो इतना पुराना अतीत आज भी हमारे वर्तमान को कैसे चला रहा है? यहां हम साफ देख सकते हैं कि आज हमारे सूर्य जैसे तारों को ऊर्जा देने वाले मुख्य तत्व बिल्कुल वही हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने थे। सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन का है, और जब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हीलियम बनता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। जरा सोचिए, 13.8 अरब साल पहले बनी ये गैसें आज भी पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रही हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बनने के बाद अंतरिक्ष में गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े बादल बनने लगे। विज्ञान की भाषा में इन्हें नेबुला कहा जाता है। अब ये कोई शांत या ठहरे हुए बादल नहीं थे, बल्कि भयंकर गर्मी और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पागलपन की हद तक तेजी से घूम रहे थे। और यही वो ब्रह्मांडीय बादल था जो आगे चलकर हमारे सौरमंडल और हमारी पृथ्वी का घर बनने वाला था। अब इस पूरी प्रक्रिया की भव्यता को महसूस कीजिए। ये सब कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, इसमें अरबों साल लगे। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नेबुला किसी लट्टू की तरह तेजी से घूम रहा था। इसके घूमने से हुआ ये कि इसके बाहरी हिस्से सबसे पहले ठंडे होने लगे। गैसें ठंडी होकर पहले तरल बनी और फिर तरल ठंडे होकर ठोस में बदल गए।
इस तरह ठंडे होते हुए छल्ले मुख्य नेबुला से टूटकर अलग हो गए और उन्होंने ठोस ग्रहों का रूप ले लिया, जबकि बीच का हिस्सा जो सबसे ज्यादा गर्म था वो वहीं रहा और हमारा सूर्य बन गया। अब हम अपने फोकस को जूम इन करते हैं हमारे अपने घर पृथ्वी की ओर। लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल बना और उसके कुछ समय बाद यानी 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी वजूद में आई। लेकिन शुरुआत में ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी आज दिखती है, नीली और हरी भरी, बिल्कुल नहीं। ये एक धधकते हुए पिघले हुए आग के गोले के रूप में तेजी से घूम रही थी। इसे फायरबॉल अवस्था कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी का एक बेहद हिंसक और अत्यधिक गर्म जन्म था। तो फिर इस आग के गोले पर पानी कहाँ से आया? ये घटनाक्रम बहुत ही शानदार ढंग से इसे स्पष्ट करता है। जैसे जैसे ये आग का गोला रूपी पृथ्वी ठंडी होने लगी तो सिकुड़ने के कारण इसकी सतह पर विशाल और गहरी दरारें पड़ने लगीं। अंदर की भीषण गर्मी के कारण भाप निकली जो ऊपर जाकर विशाल बादलों में बदल गई और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। ये बारिश लगातार होती रही और उस पानी ने पृथ्वी की उन गहरी दरारों को पूरी तरह से भर दिया। और बस इसी तरह हमारी धरती पर दुनिया के सबसे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। महासागर बन ही रहे थे कि तभी एक भयंकर प्रलयकारी घटना हो गई। अंतरिक्ष से एक बहुत विशाल धूमकेतु बहुत ही तेज गति से आकर सीधे पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ऐसा माना जाता है कि ये टक्कर वहीं हुई थी जहां आज हमारा प्रशांत महासागर है। वो टूटा हुआ विशाल हिस्सा पृथ्वी की कक्षा में फंस गया और उसके चक्कर लगाने लगा और इस तरह जन्म हुआ हमारे चंद्रमा का। अब यहां पर कहानी को एक सेकंड के लिए रोकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल हमारे दिमाग में आता है। जब ये टुकड़े टूटे या बने तो वे तो किसी भी आड़े टेढ़े आकार के हो सकते थे, है ना? फिर ये पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह से गोल ही क्यों हैं? इसका जवाब बहुत ही सरल है, लेकिन फिजिक्स का एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है, ग्रेविटी। जब कोई पिंड बहुत विशाल होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण एक आवक चुंबक या इनवर्ड मैग्नेट की तरह काम करता है। ये हर दिशा से पदार्थ को अपने केंद्र की ओर एकदम समान रूप से खींचता है। सीधी सी बात है, जब हर तरफ से बल अंदर की ओर बराबर लगेगा तो कोई भी आड़ा टेढ़ा आकार अंततः एक गोल रूप यानी स्फीयर में ही बदल जाएगा। अच्छा, वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। महासागर बन गए, लेकिन अभी तक पृथ्वी पर सांस लेने के लिए एक भी कण ऑक्सीजन का नहीं था। शुरुआती महासागरों की चट्टानों में बहुत सारा लोहा मौजूद था। तो क्या हुआ जब उस लोहे ने पानी से संपर्क किया? ऑक्सीकरण। इसे हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम एक सेब को काटकर छोड़ देते हैं तो वो लाल क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि सेब के अंदर का आयरन ऑक्सीकृत हो जाता है। बिल्कुल यही प्रक्रिया शुरुआती महासागरों में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी। पानी में मौजूद लोहे में जंग लग रही थी और आयरन ऑक्साइड बन रहा था। ये विज्ञान का एक बेहद हैरान करने वाला सच है कि पृथ्वी पर पानी तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल शून्य थी। तो फिर ऑक्सीजन आई कहां से? हुआ ये कि वो महासागर जो लोहे की जंग यानी आयरन ऑक्साइड से भर गए थे, उनमें कुछ शुरुआती माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया पनपने लगे। इन बैक्टीरिया ने अपनी ऊर्जा के लिए उस जंग को रासायनिक रूप से तोड़ना शुरू किया। जब उन्होंने आयरन ऑक्साइड को तोड़ा तो लोहा अलग हो गया और गैस के रूप में जो बाय प्रोडक्ट बाहर निकला वो थी हमारी सबसे पहली ऑक्सीजन। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने आगे चलकर हमारे जीवन के लिए हवा को तैयार किया। इस 13.8 अरब साल की अमेजिंग यात्रा को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार सामने आता है। बिग बैंग से लेकर आज तक की इस पूरी कहानी का सीधा सा मतलब है कि हमारे शरीर का हर एक परमाणु, हर अणु उसी एक छोटे से सिंगुलैरिटी के बिंदु में मौजूद था। हम लिटरली उसी तारे की धूल से बने हैं। तो क्या हम ब्रह्मांड से अलग कुछ हैं, या फिर क्या हम खुद ही वो ब्रह्मांड हैं जिसे चेतना मिल गई है और जो अपनी ही रचना की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस ब्रह्मांडीय सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।